रघुपति राघव राजा राम, जेल पहुंच गया आसाराम। मेरे प्रोग्राम में जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसके सपने में आसाराम बापू आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज़ के खास पेशकश आसाराम वर्सेस सुनील पाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा जो मामला है वो विवादों को लेकर है और संत आसाराम बापू इन दिनों जेल में हैं, लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल, जिन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है मनी बैक गारंटी, उसके बाद लगातार वो विवादों में खुद भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों फेसबुक नामक उन्होंने कोई गीत लिखा था, उस पर भी काफ़ी विवाद था, धमकियां मिल रही थी। और पिछले दिनों उन्होंने जो जिस तरह से आसाराम बापू की नकल की थी, उनका मजाक उड़ाया था एक तरह से, तो कहीं ना कहीं से एक जो आज़ादी होती है अभी व्यक्ति की, स्वतंत्रता की, उसके तहत सुनील पाल जी ने आसाराम बापू की नकल की थी। और उसके बाद लगातार वो विवादों में फंसते चले गए और आसाराम बापू के समर्थकों ने, उनके भक्तों ने इस कदर उनके ऊपर आरोप लगाए कि सुनील पाल आजकल व्यथित हैं, बेचैन हैं और कहीं ना कहीं से दुखी भी हैं। लेकिन पूरा जो मामला है वो सच से जुड़ा हुआ है और एक कलाकार को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली होती है, उसी तरह से उन्होंने आसाराम बापू के ऊपर छींटाकशी की थी अपने अंदाज में। और जाहिर सी बात है, आज रिटर्न गिफ्ट में उनको आसाराम बापू का जो उनके जो समर्थक हैं, लगातार उनका कहीं ना कहीं से उनकी धमकी आ रही है कि सेक्स रैकेट में जुड़े हुए हैं सुनील पाल, लड़कियों को वो अलग अलग तरीके से यूज़ करवाते हैं। तो इस पूरे मसले पर हम सुनील पाल के साथ जुड़ेंगे और हमें फिलहाल हमारे साथ हैं हमारे इंटरटेनमेंट के रिपोर्टर निर्मल त्रिवेदी जी। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मल, अक्सर हमने बॉलीवुड में देखा है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होनी होती है तो कोई ना कोई विवादित बयान आता है या फिर कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। फिलहाल हम सुनील पाल की बात कर रहे हैं क्योंकि आसाराम बापू के जो समर्थक हैं, उनके जो भक्त हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि सेक्स रैकेट चलाते हैं सुनील पाल। आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी आशुतोष जी, आसाराम बापू आज भी हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। जिस तरह से विवादों में हैं, काफ़ी विवादों में है, आज उनका भी नाम मीडिया में बहुत धड़ल्ले से लिया जा रहा है, कुख्याति सही। तो अब जो मनी बैक गारंटी जो उनकी फिल्म आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं कि स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि आसाराम बापू से जुड़ा हुआ है और फिल्म रिलीज होने वाली है सुनील पाल जी की। तो अब ये भी माना जा रहा है कि ये जो उन्होंने कमेंट्स किए थे, उसके बाद में उनका रिएक्शन आना, ये बात भी सही है कि उनके जो भक्तजन हैं वो किसी भी चीज़ को लेके एकदम हिंसक हो जाते हैं। बापू के आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे ही सुनील पाल का इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि स्टंट आना आसाराम बापू को लेके, तो उन्हें ये पता है कि अगर वो इन पर कुछ भी तरह का कमेंट्स करते हैं तो उनके जो लोग हैं, भक्त हैं, वो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। और उसका ये नतीजा सामने आ रहा है कि सुनील पाल जी की ऊपर इस तरह अब जो रिएक्शन होने लगा है और अब जो है भक्त जो है वो उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो आजकल इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे माने जाते हैं कि किसी भी स्टार हो गया या किसी भी फिल्म से जुड़े आदमी को इस तरह से किसी तरह से सप्लायर बता देना। लड़कियों के बारे में आज आप देख रहे हैं कि ये कोई हल्की की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता है। आप किसी के करियर से खेल रहे हैं, क्योंकि सुनील पाल ने अपना एक मुकाम बनाया है और पूरी दुनिया उनको जानती है। अगर हम तनाव की बात करते हैं तो तनाव में राहत की हवा देने, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं सुनील पाल और इनके जो भी साथी हैं। तो कहीं ना कहीं से आसाराम बापू का जो संदेश दुनिया सुनती थी, आज उनका नज़रिया बदल गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि उसी तरह के आरोप सुनील पाल पर भी लगाने की साजिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि अभी जो आसाराम के जो भक्त हैं वो बौखला गए हैं। जिस तरह से उन्हें ये लगा था कि आसाराम बापू इतने बड़े हैं, जिस तरह से उनको भगवान माना जा रहा था कि वो उनके आगे कोई नहीं है। जिस तरह से वो सरकार को चैलेंज करते थे, आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, उस समय वो इतने बड़े संत बन गए थे, अपने आप को मान रहे थे। जिस तरह से वो होली खेल रहे थे पानी की, जब गवर्नमेंट ने मना किया था कि आप इस तरह मत करिए, लेकिन वो अति उत्साह में यहाँ तक बोल गए कि भगवान से मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है और मैं जो चाहूँ करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ अभी बारिश करवा सकता हूं। तो सुनील पाल जो भी है वो अभी उनका ही एक कह सकते हैं कि इन लोगों का टारगेट बन गए, जिस तरह से उन्होंने और सुनील पाल जी ने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, मतलब अपने अभिनय से, अपनी परफॉर्मेंस से किसी को धोखा नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, वो खुल के करते हैं। आशुतोष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच सुनील पाल जी सीधे आ गए हमारे स्टूडियो में। सुनील पाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अहम बात है कि आपने दुनिया को हंसाने का काम किया है, लेकिन आपके ऊपर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं उससे हम हतप्रभ हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपके ऊपर इस तरह का गंदा आरोप लगा?
पिछले 2 दिनों से ये आरोप का सिलसिला चल रहा है जी। उसमें मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मुझे वायरल हो गया, मतलब मैं बीमार पड़ गया, टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, मेरी वाइफ स्ट्रेस में आ गई, मतलब पूरी फैमिली एक फीवर में और फियर में जी रहे हैं जी। तो ये क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप है कि ये एक इंसान की ज़िंदगी को बदनाम कर सकते हैं, या एक इंसान को ज़िंदगी में समाज से आपको पूरी घृणा मिलेगी अगर ऐसे ऐसे आरोप अगर आप पर लगाए जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर और खतरनाक आरोप लगाए हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। बहुत बहुत बुरा फील कर रहा हूँ मैं। सीधी सी बात है, एक कलाकार जो होता है बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि असल में वो सच्चाई क्या थी। जिस तरह से लगातार सुनील पाल परफॉर्म करते हैं, अपने अदाओं से, अपने जोकों से बहुत सारे लोगों का मनोरंजन करते हैं, आसाराम बापू की उन्होंने नकल क्या की थी, किस तरह से की थी, एक नज़र डालते हैं कि पूरा मसला क्या था। मेरे प्रोग्राम में जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसके सपने में आसाराम बापू आएंगे और उन्हें समझाएंगे कि डिस्टर्ब करना अच्छी बात है। मैं सपने में पत्रकार बन गया और पहुंच गया बापूजी के पास। आपको तो पता है गुजरात में 2 बापू दिए, एक महात्मा गांधी जी थे और एक बापू जी रघुपति राघव राजा राम। जेल पहुंच गया आसाराम। तो पत्रकार बन के पहुंच गया। मैंने कहा बापूजी, अच्छा वहां देखा, वहां पर भी वो प्रवचन कर रहे हैं, जेल में भी। मन बेकाबू हो जाता है, मन को काबू में करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बापू जेल में प्रवचन? पक्का बापू हो रे, डोंगी नहीं हो, प्राण जाए कभी बेल की बात भी। लेकिन वो आपने जमीन हड़पी है ना, उसके ऊपर। कौन सी जमीन हड़पी रे? छिंदवाड़ा की जमीन। छिंदवाड़ा की जमीन आपने हड़पी है ना? शहर का नाम क्या है? छिंदवाड़ा। तो क्या बुरा किया रे? शहर खुद कह रहा है छीन वाड़ा, तो वाड़ा छीन लिए। लेकिन जमीन, अब जमीन छोड़, जमीन के बारे में सोच। बाबू अब मैं तो कोशिश करूंगा, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, संस्थान का क्या होगा? पता चल चुका है मेरे सन का स्थान। सन का स्थान पहुंच चुका है, यहाँ पहुंचना है उसे। अच्छा अच्छा बाबू, यहाँ खाने पीने की चीजें क्या क्या मिल रही है आपको? बहुत बुरी चीजें मिल रही है रे। ड्राई फ्रूट्स खिला दे। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या खाएंगे आप? काजू खाएंगे? काजू से बहुत चर्बी बढ़ती है, लोग कहेंगे बापू को बहुत चर्बी हो गई। फिर बादाम खाएंगे? मैं खुद ही बेदाम हो गया हूँ रे। तो फिर आप पिस्ता खाएंगे? पिस्ता? 2 महीने से पिस्ता ही तो जा रहा हूँ रे। अंजीर खाइए? अंजीर की याद मत दिला, पुलिस की जंजीर याद आती है। तो फिर ड्राई फ्रूट्स में खाएंगे क्या? किसमिस दिला दे रे, किसमिस दिला दे। मगर बाबू भगवान ना करे आपको जेल में रहना पड़ जाए तो आप करेंगे क्या? यहाँ पर बैठे बैठे खुद पे किताब लिखूंगा, फिर मेरा प्रिय शिष्य संजय लीला भंसाली उस पे सिनेमा बनाएगा। अच्छा सिनेमा का नाम क्या होगा? आसाराम लीला। तो बाबू आपके बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। निकल यहाँ से, नहीं तो श्राप दे दूंगा, सीधा सुनील पाल से तेजपाल हो जाएगा। सीधा सुनील पाल से तेजपाल हो जाएगा। आसाराम बापू तेजपाल जिन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं जिसकी बदौलत आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और सुनील पाल जी लगातार लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमारे साथ खुद हैं सुनील पाल जी। सुनील पाल जी ये बताइए कि अभी जो हमने विजुअल देखा वो कहाँ का था, कब की ये घटना है? ये उन दिनों की बात है जब न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, समाज वाले तमाम लोग बापूजी की गिरफ्तारी के बाद बातें कर रहे थे जी। और उनकी बातों से कहीं ना कहीं कुछ कोई तबका परेशान हो रहा था, कोई तबका जी बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन लोगों के आने शुरू हुए थे। तो ऐसे सुनील पाल जी अभी आपका रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ सिराज भाई जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो आपके साथ लगातार काम करते रहे। सिराज खान नाम है
उस शख्स का जो लगातार सुनील पाल जी का काम देखते हैं, पीए के तौर पर, सेक्रेटरी के तौर पर। एक तो बहुत तेजी से परेशान कर रखा है हाँ, इतने। इनको भी बहुत लगातार धमकियां मिल रही हैं। सिराज भाई, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आ रही है आवाज। सबसे पहले ये बताइए कि आज की तारीख में सुनील पाल जी जिस मुकाम पे हैं, वहाँ पर लगातार उनके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी वो फिल्म बना रहे हैं मनी बैक गारंटी, और आसाराम बापू के जो लोग हैं पुराने मुद्दे को उठाकर नए तरीके से धमकियां दे रहे हैं। आपको भी धमकियां मिल रही हैं, पूरा मसला क्या है? सर, सुनील सर के जितने भी शोज होते हैं, फोन मैं ही पिक करता हूँ, सारे मेरे पास ही आते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से आसाराम के वो जो भक्त हैं, जो उनके कथित चेले हैं, वो लगातार फोन करके परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कहते घर पे आके तोड़-फोड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब 2 दिन में कम से कम मेरे पास 250 से 300 कॉल मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, धमकी में किस तरह की भाषा यूज कर, गालियां तो देते ही हैं, और क्या क्या कहते हैं? मतलब मुझे लगता है कि जैसे संस्कार उन्हें मिले वैसे ही कर लगता है, क्योंकि गालियां, ज्यादातर गालियां देने वाले लोग ही मिल रहे हैं मुझे। अजीब सा लग रहा है कि मतलब कहते हैं कि हम संत के भक्त, और गालियां के जैसे शब्द को यूज करते हैं। और मैं अभी एक नया नंबर उसमें अब डाल रहा हूँ साइट पे, जिसमें सारी चीजें मैं रिकॉर्ड किया करूंगा उन चीजों को, ताकि मैं अगर कभी फ्यूचर कभी उनके कॉल आए तो सबूत के तौर पे भी मैं सब चीजें पेश कर सकूं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है सिराज भाई कि अगर आप काम करते हैं, आपके ऊपर मानसिक रूप से भी प्रेशर पड़ता है। जैसे आप आने वाले दिनों में कोई शोज प्लान करेंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से एक दबाव रहेगा। इसमें आप इससे कितने सहमत हैं आप? परेशानी तो होती है अक्सर, जब आप किसी काम को जेन्युइनली कर रहे हैं और अचानक आपको डिस्टर्ब करने के लिए कॉल किया जाए, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लीगल एक्शन लें। हम तो चाहते हैं कि आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान में कानून है, आप कानून के दायरे से आइए। तो ये सीधे मतलब जैसे कि गुंडों की भाषा होती है, अभद्र भाषा होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए। और धमकियां कि घर पे आके तोड़-फोड़ कर देंगे, जहाँ पे आओगे वहाँ पे हमारे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में ही एक गंभीर मसला हो जाता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ सिराज भाई बने रहिए। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं। सुनील पाल जी, ये बताइए कि कितनी परेशानी होती है कलाकार के तौर पर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी भी कलाकार का और खासकर कॉमेडियन का ये हेतु नहीं होता कि वो किसी के दिल को दुखाए। मंच पर खड़े होकर या टेलीविज़न पर कोई भी, अब जैसे कपिल शर्मा कर रहे हैं या पहले जॉनी भाई करते, अब भी जॉनी भाई हमेशा करते हैं, लाइव शो में करते हैं। हमेशा विवादों पे हमने कुछ ना कुछ बनाया है क्योंकि पब्लिक को पता है वो चीज़ें, और पब्लिक को गंभीरता से पता है। हम थोड़ा हास्य का रूप उसको दे देते ताकि मामला लाइट हो और लोगों तक पहुंच भी जाए। तो ये मेरे ख्याल से कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो चीज़ समाज में चल रही है, जो पता है लोगों को, वही कर रहे हैं हम लोग। हम अपनी मर्जी से या अपने हाथ से, आप ये पूरा एक्ट उठाकर देख लीजिए, ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैंने अपने हाथ से कुछ अलग से कुछ डाल दिया हो, क्योंकि बापू पे और एक आरोप लगा दिया मैंने, या बापू जी को मैंने कुछ अलग बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार ये वीडियो देखें यूट्यूब में। आपने तो निर्मल बाबा के ऊपर भी आइटम बनाया, रामदेव बाबा के ऊपर भी बनाया, और जो समाज का तबका कह रहा है वही मैं बोलता हूँ। मैं समाज की बातों को ही अपने अंदाज से पेश करता हूँ। मैं अपने हाथ से कुछ भी नहीं करता हूँ, हास्य के अलावा मैं अपने हाथ से कुछ नहीं करता। लेकिन अगर हम बाकी बाबाओं की बात करें सुनील पाल जी, तो कभी उनकी तरफ से भी आपको धमकी मिली? चाहे वो हाँ, निर्मल बाबा के लिए जब मैंने किया था तो बहुत गालियां पड़ी थी मुझे। और तो आप वीडियो भी देखेंगे, जब इंडिया टीवी ने वो वीडियो यूट्यूब पे डाला था, सुनील पाल टेक्स ऑन आसाराम बापू। उस वक्त भी आसाराम बापू, मैंने ये नहीं किया था, उनका एक अलग, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसमें आसाराम बापू जी की तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो निर्मल बाबा के भक्त लोगों ने बहुत सारी गालियां दी थी कि हमारे बापू ये है। मैंने कहा भाई तुम्हारा एक निर्मल बाबा हमारे साथ भी बैठे हैं, जो निर्मल त्रिवेदी हैं। निर्मल जी, आप कुछ आपसे इजाजत चाहता था कि मैं सुनील जी से सवाल कर पाऊं कि जिस तरह से मूवी आ रही है मनी बैक गारंटी, तो सुनील जी हमने देखा है, जिस तरह से मैं एंटरटेनमेंट कवर करता हूं, तो ये जो होता है एक स्टंट भी होता है किसी फिल्मों के लिए। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके फेसबुक के गाने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक ये वापस आसाराम बापू वाला जो विवाद आ रहा है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी तो नहीं है आपकी? देखिए, इसको आप इत्तेफाक समझिए, क्या समझिए, मेरी फिल्म में भी, अब आप मनी बैक गारंटी में देखेंगे, उसमें भी बाबाओं का एक तरह से मैंने कैरेक्टर करवाया लोगों को, और जो पोड़ा कहीं ना कहीं से एक दिशा देने की कोशिश की है। लेकिन ये इस चीज़ का मेरे से कोई संबंध नहीं है। ये तो यूट्यूब का वीडियो जब से उन्होंने देखा है तब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने हालांकि 1-2 लोगों को बोल भी चुका, समझा भी चुका, भाई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, अगर आपको बुरा लग रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर्टिकुलर किसी एक बंदे को हमने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो रोज़ कुछ ना कुछ नया नया शगोबा लगा रहे हैं कि मतलब अब तो
फोटोज डाल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग पे कि सुनील पाल लड़कियों का रैकेट चलाते हैं, सुनील पाल वायग्रा बेचते हैं, सुनील पाल अर्धनग्न अवस्था में पकड़े गए। हाँ बताइए, और जब इनको साबित करना पड़ जाएगा तो माँ कसम बापू जी के इन भक्तों को नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल इंडस्ट्री, आशुतोष जी माफी चाहूंगा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह के बहुत सारे सुनील जी विवाद होते रहे हैं। आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि जिस तरह से एक अभिनेत्री श्वेता बसु का जिस तरह से नाम आया है या ब्रैकेट में पकड़ी गई है, तो अब क्या कारण है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको इतना नाजुक रिश्ता होता है जिसे कहा जाता है, और वो कहीं ना कहीं इस तरफ धकेले जा रहे हैं लोग, या इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं माना यह जाता है कि धुआं होता है तो आग होती है। क्या मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं ये चीज है तो सही, इंडस्ट्रीज में कहीं कुल बुला रही है जिसका ये नतीजा हो रहा है? आपकी बात ना करूं, मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो देखिए, जो बासु जो एक्ट्रेस हुई थी, जो छोटी बच्ची के बाद में फिर एक्ट्रेस बनी वो, मैंने उसके ऊपर कमेंट भी किया था कि जहाँ जिस बॉलीवुड में नंगे आमिर खान को सम्मान दिया जाता है, मिस्टर परफेक्टनेस कहा जाता है, जिस बॉलीवुड में सनी लियोनी जैसी समझ गए ना आप, उनको मुंह बोली कीमत दी जाती है, सम्मान से काम दिया जाता है, और वो नारी चरित्र के बारे में बात करती है। जिस इंडस्ट्री में एकता कपूर जैसी महिला अपनी फिल्म बनाती है सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए, समाज पे उस पर क्या असर पड़ा, पहले भी टेलीविजन पे भी जब वो सीरियल बनाती थी तो औरतों पे उनका क्या बुरा असर पड़ रहा वो नहीं सोचा। आज फिल्मों में जब बनाती है तो उनकी हीरोइनें होती है सनी लियोनी और इस टाइप की, जो उससे समाज पर मर्दों पे क्या असर पड़ रहा है ये नहीं। तो ये सभी लोग, और महेश भट्ट, ग्रेट महेश भट्ट, तो मैंने टिप्पणी की थी कि जहां पे इन जैसे लोग फिल्म बनाएंगे वहां पर बगैर परवाह किए आपने अपने करियर को भी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं आप पहले शख्स हैं। ना तो तब डरता था ना मैं डरूंगा, इन तुच्छे लोगों से क्या डरना। बहुत बड़ी बात है आशुतोष जी, ये तो क्योंकि इतना साफ कोई कलाकार मैं जो कलाकार मैंने ये कहा कि भैया लोग मैं अगर कोई कलाकार हो तो मैं चरणों में स्पर्श करता हूँ, और मैंने हमेशा कहा कि दुनिया के सारे अच्छे कलाकार मेरे गुरु हैं, दुनिया के सारे अच्छे लोग मेरे गुरु हैं, मैंने हर किसी से सीखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बुराई का कोई ना कोई सामना, भाई आमिर खान ने नंगा बन के फोटो खींचा, उसका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? आप मुझे बताइए, उस चीज का लोगों पर असर तो बुरा ही पड़ा ना। बिल्कुल। आज आमिर खान से कोई सवाल करता कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो आज इसका जवाब आपको फिल्म में दूंगा, फिल्म देखिए, अच्छा फिल्म देखे, तेरी फिल्म चले, और फिर दोबारा कुछ, ये डेली बिली में भी यही किया। तो भैया ऐसी घटिया हरकत जब सुनील पाल जी, पिछले दिनों निर्मल त्रिवेदी ने बात की थी आमिर खान से, तो आमिर खान ने कहा था अभी तो ट्रांजिस्टर है, अगली बार ट्रांजिस्टर भी नहीं होगा। निर्मल, क्या पूरा वाकया था, बताइए सुनील पाल जी। बिल्कुल आशुतोष जी, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह सुनील पाल ने बताया कि एक सोशल आइकन माना जाता है। आपने देखा है जिस तरह के वो शो लेके आते हैं, सत्यमेव जयते, देखो आप देखिए कि उनकी बात का असर होता है। आमिर खान को एक बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है, सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि समाज का एक आईना माना जाता है। अगर वो शख्स इस तरह की हरकत करता है तो काफी दुखदायी है। जिस तरह से आपने बताया कि वो वाकया था, जब हम गए थे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी पीके की, वो भी पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी सर, वो एक सोशल वर्क के लिए आए थे। वहां पे उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि इस बार तो आप ट्रांजिस्टर भी देख रहे हो, अगली बार वो भी नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है। अब कॉन्फिडेंस था उन्हें कि कोर्ट जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुनील पाल जी, ऐसा नहीं लगता कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आमिर खान, या कोई भी इस तरह का स्टार होता है जिसको दुनिया फॉलो करती है? भाई हाँ, वही कह रहा हूँ कि तमाम तरफ से ये अतिशक्ति चल रही है, और आवाज उठाने वाला कोई बंदा हो या सच बोलने वाला बंदा हो, उसे या तो वो बैकवर्ड कहा जाता है, बहुत पुराने दकियानुसी ख्यालों का कहा जाता है, या इस तरह का। तो मैं ना हमेशा ही, मेरी कॉमेडी में भी आपने देखा होगा, मैंने साफ सुथरापन हमेशा रखा है। मैं सच्चाई जरूर बोला हूँ मैंने, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बोली मैंने जिसकी वजह से परिवार के बीच में, क्योंकि मैं ये मानता दर्शक मेरा परिवार है, दर्शक मेरा भगवान है, और दर्शकों की इज्जत करना ये आर्टिस्ट का पहला कर्तव्य होता है। तुम आर्टिस्ट के साथ दर्शकों के सामने नंगे खड़े हो जाओगे, दर्शकों के सामने अश्लील हरकतें करोगे, सनी लियोनी की तरह, महेश भट्ट की तरह, एकता कपूर की तरह फिल्में बनाओगे, तो समाज की तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, समाज को उल्टा बिगाड़ रहे हो। तो और वो समाज से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो आपकी फिल्म देखने आए। तो इस तरह से आप देखा जाए तो अगर आतंकवादी नहीं हो तो उससे कम भी नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपसे एक उम्मीद होती है। अगर एक शिक्षक की हम बात करें, एक एडवोकेट की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, एक फिल्मकार की बात करें, एक कलाकार की बात करें, तो इनका काम है समाज को कुछ ना कुछ देना। लेकिन आज समाज में अगर गंदगी होती है, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है कि वाकई इनकी सोच कैसी है, इनका संस्कार कैसा है। सुनील पाल जी, ये बताइए कि अभी आपका जो विवाद था वो खत्म ढंग से नहीं हुआ था, फेसबुक वाला, अभी वो पूरा मामला किस तरह से चल रहा है, किस तरह से, और इस फिल्म को लेकर आप आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि आप लगातार परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं? जी,
फेसबुक का जो सॉन्ग था उसमें भी मुझे लोगों ने फ़ोन करके और पर्सनली मिलकर के लोगों से कहा, लोगों ने डराने की कोशिश की कि फेसबुक शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंपनी है, ये है वो। मैंने कहा भाई इसमें ऐसी कोई बुराई तो है नहीं। मैंने कहा आज के ज़माने का आज का जनरेशन फेसबुक पे जिस तरह से प्यार करता है, उसकी मैंने 2 लाइनें लिख कर गाना रिकॉर्ड किया, जो फिल्म मनी बैग गारंटी में आप देखेंगे भी, और यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा पेज है लाफिंग कलर्स, उस पर जाके देखिए आप। बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों ने देख लिया। 50-60 हज़ार लोगों ने देख लिया है, और गाना सिंपल है कि मतलब गाना पसंद आ रहा है लोगों जी को। बिल्कुल। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, ये लाइनें हैं और आगे गाना। तो बड़ा हिट जा रहा, पसंद किया जा रहा। तो मैंने कहा इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, फेसबुक का कोई बुरा वर्णन नहीं है, जो हर आदमी कह जाए यार फेसबुक पे। और इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो आसाराम बापू से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन मनी नहीं बैक गारंटी में तो खैर लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 2-4 साधु ऐसे रखे हैं जो आमतौर पे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, उनका चरित्र गलत बताया जाता है। पहली बात तो देखिए भाई, मैं किसी बाबा का भक्त हूँ नहीं, मैं अपने सगे बाबा का भक्त हूँ, अपने कर्म के भक्त हैं। मेरे और आप पिताजी सच्चाई भी मेरे बता रहे पिताजी हैं, का भक्त जो हूँ मैं। आजकल के बाबा की है वो आप सुनील जी सच्चाई भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं। सच्चाई ये है जो आपके सामने निर्मल बाबा आचार्य यार जितना आप बापू की सेवा करो उतने अपने बाप की सेवा करो यार, ज्यादा पुण्य मिलेगा। मेरे ये भाइयों, दुर्भाग्यपूर्ण है किस आज की गलतफहमी तारीख हो तुम में। यार, कहाँ हो तुम लोग? बहुत सारे ऐसे क्या परिवार हैं। क्या मिल जाएगा तुम्हें मेरे भाइयों? मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 5-5 अपने बेटे बाप की हैं सेवा करो, अपनी बाप की सेवा करो, वो बापू से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको। और 5-5 बेटे हैं जिनके उस पिता को आज ओल्ड एज होम में रखा जाता है। तो ये कहाँ, ये कैसा संस्कार है, ये कैसा समाज है जहाँ पर हम एकता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन सुनील पाल वो शख्स है जिनका धर्म, कर्म और मर्म एक ही है, वो है लोगों का मनोरंजन। और इनका जो तरीका है सोचने का, बोलने का, बेखौफ है, कभी किसी की परवाह नहीं करते ये। नहीं तो बहुत सारे लोग डरते हैं एकता कपूर से, शायद काम नहीं मिले, महेश भट्ट बैन कर दें। तो इस बात से मैं एक बात बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को मैंने हमेशा ये समझा है कि अगर ये सब पावर आता है सुनील पाल जी, कैसे आता है? मैं फैन हूँ, वरना धिक्कार है ऐसी फिल्म इंडस्ट्री पे। नहीं, मेरे जीवन में अगर इनका कोई जुड़ाव ना भी हो तो चल जाएगा। बिल्कुल। मतलब फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड स्टारों से मैं ना कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा। दे आर ऑल चल रहे हैं, ऊपर वाले करम है, और इसीलिए उनको इज्जत करना चाहिए ऊपर वाले की। इस तरह से गंदे और कोई डायलॉग गंदा बोल रहा है, कोई फिल्म में कोई अरे इंडस्ट्री में माँ बहन के साथ तुम्हारी फिल्में देखी जा रही हो और तुम क्या क्या गंदे डायलॉग बोल रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम बड़े बड़े स्टार बनते हो, इतना तुम्हारा बिजनेस होता है, इतना करोड़ों रुपए तुम लेते हो, अच्छे काम करो यार। लोगों ने प्यार किया है तुमको, प्यार का बदला प्यार में दो। इस तरह से अगर ज्यादा होशियारी करोगे तो ना दिन के न रहोगे, ना ईमान के रहोगे, ना धर्म के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। जो भी कलाकार मुंबई में, बॉलीवुड के लोग भी जुड़े हुए, जो भी कलाकार हो, टेक्नीशियन हो, अगर सुनील पाल की भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि क्या कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर दोहरी चरित्र का निर्माण होता है। आगे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, लेकिन सुनील पाल वो शख्स हैं जो पीछे कहते हैं वही सामने कहते हैं, जो मंच पे कहते हैं वो डट कर उसका मुकाबला करते हैं। सुनील पाल जी, आपके सामने अभी चुनौती है कि आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है मनी बैक गारंटी, और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है आसाराम बापू के भक्तों द्वारा। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है, कदम क्या, जो मेरा नेचर है वो तो कभी बदलेगा नहीं। मैं हमेशा से ही जो समाज में चल रहा है, जो समाज के विरुद्ध है जी, उसी के फेवर में मैं, मतलब ये कि अगर जो चीज़ समाज के नेगेटिव जा रही तो मैं भी नेगेटिव जाऊंगा, अगर फेवर में जाएगी तो मैं भी फेवर में जाऊंगा। मेरा कोई अलग से विचार नहीं है, मेरा कुछ अलग से नहीं है। एक इंसान होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने घर को, परिवार को, देश को, दुनिया को अच्छी तरह से समझ सकूं और अच्छी छवि अपने काम के ज़रिए और अपने परिवार के ज़रिए पेश कर सकूं। ये मेरा काम है। और मेरा नेक्स्ट कदम, अभी मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मीडिया से भी फ़ोन आ रहे हैं जी। आशीष भाई, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे अपनी बात यहाँ पे करने का मौका दिया। निर्मल भाई का धन्यवाद। अभी एक निर्मल बाबा का एक और वीडियो अभी लोग देखेगा, अभी वो भी उस पर भी कुछ, पिछली बार तो किया ही, अब की बार भी कुछ करना शुरू कर दिया उन्होंने। आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए जी, आपके श्रोताओं की, आपके दर्शकों की, आपके चाहने वालों की। मैं समझता हूँ कि बापू के सारे भक्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ, भैया मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूँ, जो समाज कह रहा है वही कह रहा हूँ, बल्कि मेरा तरीका तो और लाइट है, और इससे किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद ही नहीं है। मैं हर बार ये कह चुका हूँ कि भैया किसी का दिल अगर मेरे गलत कदमों से, मेरे गलत काम से दुखता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो समाज में हो रहा है, जो सच हो रहा है, उसको आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल। निर्मल, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि
जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो एक फिल्म मनी बैक गारंटी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा इस सारी घटनाओं को लेकर? जी बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा कि आशुतोष जी इसमें पॉजिटिव ही आएगा। भले अभी सुनील जी लोग देखना थोड़ी चाहेंगे तकलीफें बाबा- झेल रहे बाबा हैं। को किस तरह से बिल्कुल दिखाया है। बिल्कुल तकलीफें झेल रहे हैं, वो झेल लें, समाज के लिए झेल लें, क्योंकि वो एक आईना है। सुनील जी जो है वो एक आईना है, जो फिल्मों के द्वारा जो सच्चाई है उसको पेश करते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और सच्चाई लोग जानते हैं, उनका हश्र भी जानते हैं बाबाओं का, और उनकी फिल्म जो है वो 100% बात है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि वो जो जिस तरह से साफ सुथरी जो चीजें लेके आते हैं, दर्शाते हैं, उससे लोग देखना चाहते हैं। उन्हें ये लोग नहीं रोक सकते। और अब ये भक्त नहीं रहे हैं, ना बाबा रहे हैं, एक कह सकते हैं कि एक गैंग चला रहे हैं, गुंडागर्दी होती है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे लोग गुंडागर्दी होते हैं, सही उनको ये शब्द है प्रॉब्लम यहाँ पर। होती है। सुनील पाल जी, मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी जुड़े होंगे हाँ। उनके लिए फिर एक बार वो दिखा दीजिए आसाराम बापू जी का जिस वीडियो पे हाँ, हम इसको अलग तरीके से फिर से दिखाएंगे सुनील पाल जी। लेकिन आपके जो चाहने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से एकदम अचानक परेशान हो गए होंगे, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको जो भी मेरी वजह से तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्तों, और जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, अगर मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन उसमें दिखता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप वीडियो देखे बापू जी के लिए, तो मैंने खुद ये बोला है कि भगवान ना करे आपको जेल में जाना पड़ जाए। बिल्कुल, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि ईश्वर ना करे आपको जेल में जाना पड़ जाए। इसका मतलब होता है ईश्वर जो सत्य का साथ देता है, अगर ईश्वर चाहे तो सत्य अगर है बिल्कुल, तो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ईश्वर ना करे आपको जेल में, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। तो आप मेरी भावनाओं को समझो, मेरी बातों को समझो, मुझ पर खामोगा ऐसे आरोप ना लगाइए, क्योंकि कोई भी आरोप जो आपने खामोगा जबरदस्ती लगाया है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप लोग, और इसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे मेरे इवेंट्स में, सब लोग मुझे डे नाइट फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप बताइए हम अगर आप बोले तो इनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दें। बिल्कुल, आने वाले दिनों में आप सुनील ह्यूमन पाल राइट्स जी, वाले मुझे फोन कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको कानून का मदद लेना होना। आप बापू के लिए अगर आप इतना सब करेंगे, फिर आपका बाप भी आपको नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल, ये मैं सुनील पाल जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम साथ ही साथ सिराज खान साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, निर्मल जी आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते एक सच जरूर बताना चाहेंगे आपको कि सुनील पाल एक ऐसे शख्स हैं जो बिना डरे, बिना हिचके अपना काम करते रहते हैं, और लगातार आने वाले दिनों में कितनी भी चुनौतियां आएंगी, इनका काम एक ही होगा, भले खुद तनाव में रहेंगे लेकिन दुनिया को हंसाएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, जेल पहुंच गया आसाराम। मेरे प्रोग्राम में जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसके सपने में आसाराम बापू आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वलीम शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। इस समय हम वर्ली विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ के एमएलए एनसीपी के विधायक सचिन भाऊ अहिर है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में कहा जाए तो हाउसिंग मिनिस्टर है, गृह निर्माण मंत्री है। पिछले 15 सालों से वो यहाँ के विधायक रहते आ रहे हैं। जनता हमेशा उन्हें चुन के वोट देकर उन्हें कामयाब बनाती है। लेकिन पिछले 15 सालों में इस इलाके का क्या विकास हुआ है, यहाँ की जनता उनसे कहाँ तक संतुष्ट है, क्या वाकई में वर्ली और आसपास के जो वर्ली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या विकास हुआ है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कुछ समाज सेवक है, यहाँ के स्थानीय निवासी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान साड़वी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 15 साल का कार्यकाल सचिन भाऊ अहिर का किस प्रकार का रहा, क्या आप उनके विकास के कार्य से सहमत है? अब तो आपके सामने ही है, उनने 15 साल निकाला है, मंत्री मोद भी है, लेकिन आज तक जो पब्लिक की समस्या है वैसी है। बिल्डर लॉबी यहाँ पर सबसे बड़ी होते जा रही है। बिल्डर को हर जगह वो सब समस्या सॉल्व होता है, लेकिन आम आदमी का कोई भी व्यवस्था होता नहीं। आपके सामने है,
ये गंदगी है जो को सफाई होती नहीं, और आम पब्लिक के लिए जो रहने के लिए सुविधा, जो पब्लिक के आज झोपड़पट्टी का घर था वो भी व्यवस्था मिलती नहीं है। 15 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का काम होता नहीं, वो बिल्डर उनको ही मिलता है और उनकी ही बात उन लोग समस्या लेती है, लेकिन आम पब्लिक का या गरीब का कुछ भी व्यवस्था होता नहीं। और व्यवस्था क्यों नहीं होता है? हर जगह उन लोग बड़े बड़े उत्सव करते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी लाते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम करता है। जामुली मैदान में हर साल आप देखते हैं, हर सेलिब्रिटी को लाके आप लोग बड़े बड़े शो करते हैं, मंत्री महोदय आते हैं, लेकिन गरीब का व्यवस्था क्या है वैसा ही रह गया है। और उनके लिए क्या करना चाहिए, वो कोई भी यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का नगर सेवक है, यहाँ का मिनिस्टर है, वो जो भी कुछ है उनको देखता नहीं है। और वर्ली के जो दूध डेयरी थी, वहाँ का जो रहने का क्वार्टर्स था, उनके बाजू में जो गंदगी है वो भी साफ हुआ नहीं जाता है। और आम आदमी को जो पब्लिक है, वहाँ पर जो बिल्डिंग दिया हुआ है उनका लीप चलता नहीं है, वहाँ का गटर चौकअप है, जो एमएलए करना चाहता है वो करता नहीं है। तो इसके लिए बहुत व्यवस्था ये पब्लिक की जो राह है आप लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग और भी चुनाव लड़के हमारी वोट लेता है, लेकिन हमारे लिए क्या देते हैं? और जो समस्या वैसी है, पब्लिक जो चिल्लाती है वहाँ पर पॉलिटिशियन जाएगी उधर सुनता नहीं है, बीएमसी जाएगी उधर सुनता नहीं है, जिसी के पास जाओ वहाँ पर उन लोग का आदमी रहता है और वही आदमी उनको खबर देता है और जो भी काम है वैसा ही रहता है। ये समस्या ये गरीब की है। और मैं मेरे तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये पब्लिक का व्यवस्था करेंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये हमारी जो व्यवस्था है वो आप ही कर सकते हैं। हर चैनल आता है लेकिन बात होती है, लेकिन उधर तक पहुँचाता नहीं। मैं आपके तरफ से एक ही कहना चाहता हूँ कि अपना लेमन चैनल हर गरीब के घर पे जाओ और उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। हम हमारी प्रॉब्लम बताइए। इधर बहुत सा सेवक है, नगर सेवक है हमारे जो आपको रोकना चाहूंगा तो आपने देखे कि किस प्रकार की समस्या यहाँ पर है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद आई है, हम उनसे भी जानेंगे क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने वाकई में विकास का काम किया है। जी नहीं, यहाँ पे अभी बिल्डिंग देके 18 साल हो गए, मगर ना पानी है, ना लिफ्ट है, ना कुछ सुविधा है, ना ध्यान देते हैं। किसी का घर टूटता है तो वो देखते भी नहीं, कचरा भी नहीं, कुछ नहीं उठाते। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ विकास हुआ है? यहाँ पे जो रूम तोड़े उन लोग ने, पूरा साफ सफाई किया नहीं, कुछ नहीं। बारिश की वजह से उधर बहुत गंदगी होती है। आदमी ना, बच्चों लोग रहते, बड़े आदमी रहते, बीमारी फैल जाती है। इसके लिए ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 15 सालों में जो आपके विधायक है सचिन भाऊ अहिर, उन्होंने आपके इलाके का विकास किया है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि मैं जब भी यहाँ पे वर्ली विभाग में घूमती हूँ, विधानसभा का उनका ये वहाँ के जो एमएलए है वो सचिन भाऊ अहिर है, और जहाँ के नगर सेवक है वो भी मेरे ख्याल से रत्ना महाले या कोई दड़विया है। वो इतना गंदगी है इस एरिया में, पैर रखने के लिए भी ऐसा गंदा लगता है। यहाँ के लोगों का मैं समस्या रहता है कि पानी नहीं आता है या टॉयलेट का ये कचरा। आप यहाँ आजू बाजू में भी आप देख सकते हैं कि कचरा कितना है। बहुत सी असुविधा है जो कि सचिन भाऊ यहाँ के आमदार है और जो 2-3 नगर सेवक है उनका ध्यान जरा भी नहीं है यहाँ पे वर्ली विभाग में। और पूरी वर्ली आप देख सकते हैं, जितने भी उनके वार्ड है, वार्ड में आप जाकर आपका चैनल लेके जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कचरा है। बिल्कुल, देखिए वर्ली विभाग को नजरअंदाज किया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है। और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे अब इलाके के विकास को लेकर। भाव के बारे में बोलना मतलब एकदम गलत बात है, क्योंकि भाव ये या वर्ली विधानसभा के एक नामचीन नेते है कि उनके बारे में ये ऐसे जो बातें होते हैं वो गलत है। उन्होंने इतने सहकार्य के इतने काम किए कि आज ये जो अपन झोपड़पट्टी पुनर्वसन का काम चालू है उसके माध्यम से जो डेंगू मलेरिया ये जो होता है, उनको एक पत्र देके बीएमसी में जाके हम लोग खुद धूर वाले को बुलाया। धूर वाले जो रैबिट बिबिट है जिसके वजह से जो गंदगी पैदा होती है, रैबिट वगैरह सब उठाया मांगता है। तो आप लोग हमारे साथ आके चलो और देखो। तो भाव का काम इधर बहुत अच्छा है। भाव के विरोध में जो अभी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि वर्ली विधानसभा में एक ही है, सचिन भाऊ सचिन भाऊ सचिन भाऊ। तो बिल्कुल देखिए, इनके समर्थकों का मानना है कि यहाँ पे विकास हुआ है, भाऊ ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है। हम आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि काम वाकई में हुआ है, आप इनसे सहमत हैं? नहीं, बताइए। जब कोई कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, उनको मिलना चाहिए तो वक्त पे मिलते नहीं। जो उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, जिनके पास जो पावर दी है भाव ने, वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हम कितने बार गए हुए हैं, हमारे प्रॉब्लम हमने उन्हें बताए हुए हैं, वो वहाँ पर हम गए तो हमें वो सपोर्ट नहीं मिला। और ये जो गंदगी की बात है, इसके लिए मैं पॉलिटिशियन को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, इसके लिए मैं खुद दोषी हूँ। जब गंदगी होती है तो मैं खुद कर रहा हूँ,
मैं ही फेंकना बंद कर दूँ तो पॉलिटिशियन क्या करेगा? मैं फेंकना बंद कर दिया तो गंदगी होएगी नहीं। पॉलिटिशियन में इसका कुछ भी रोल नहीं है। गंदगी का दोषी सिर्फ अपन खुद है। खुद सुधरो, गंदगी सुधर जाएगी। इधर इधर थूकना बंद कर दो। सूबेदार घर में इतने हमारा ये जो है मुद्दा ये है कि जो स्थानीय विधायक सचिन बाबू अहिर जी, क्या वाकई में वर्ली का नक्शा उन्होंने बदला है? इस क्षेत्र में आपको पिछले 10-15 सालों में विकास दिखा है? नहीं दिखा है, विकास नहीं दिखा है। आप क्या कहना चाहिए? बड़े विकास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी वर्ली में जो अभी हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी का जो अभी मामला चल रहा है, ये दोनों बिल्डिंग अनलीगली है। 15 साल से एक ही बिल्डर डेवलप कर रहा है, उसका नाम है पारस पोरवाल। पारस पोरवाल के बारे में कोई भी कमेटी या कोई एक्शन नहीं लेती है। भाव का भी इनको सपोर्ट रहता है। हम भाव को दोषी नहीं मानेंगे। भाव ने हमको किया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है, लेकिन आज वक्त इतना खराब है कि जो कैंपा कोला का हाल हुआ है वो कल होके ऐसा ना हो जाए सूबेदार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हो जाए और ये बिल्डिंग गिराई जाए। तो इसके बारे में भाव ने अभी थोड़ा होके, या अभी आने वाला इलेक्शन है, भाव हम आपको दोषी नहीं दे रहे, हम आपके ही साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट है, लेकिन जो अभी हमारा बिल्डिंग का विकास चल रहा है उसमें आप थोड़ा कोशिश करिए, सहयोग करिए, और इस बार भी हम आपको ही चुन के लाने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है ये गंदगी के बारे में, आपके बारे में जो भी उछला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझता है, थोड़ा बहुत आपकी ये गलतियाँ है, लेकिन भाव जो अभी हमारा विकास का जो मेन मुद्दा है उस पर आप ध्यान दीजिए। बस वही मेरे को। सचिन बाबू गृह निर्माण मंत्री है, यहाँ एक स्थानीय बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर जो लोग बयान कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा आपने भाव के पास लेकर गए, इस पे कुछ चर्चा हुई है? हुई है ना, अभी भाव ने 2000 का जीआर पास कर दिया। चाहिए जो झोपड़पट्टी में नहीं सीएम ने, लेकिन जो खाता भाव के नहीं सुनो, जो खाता भाव के पास था तो वो खाता भाव ने सीएम को बोल के पास कर दिया। और क्या चाहिए? भाव ने सीएम को इधर जामुरी मैदान में बुला के आह्वान भी कर दिया। और क्या चाहिए? जैसे कि मानुषिकी के बारे में बातचीत, अभी ये जो आपके सामने हो रहे कामकाज, डेयरी क्वार्टर्स में जाके देखो, वो भी हो गया। जिधर वाचनालय चाहिए वो भी दे दिया। जिधर रस्ते सड़कों पे कचरा बिचरा था वो सब साफ कर दिया। और क्या चाहिए? सब कुछ अगर भाव के बारे में काम हो रहे हैं और ये जो टीका हो रही है, ये सब गलत हो रही है। क्योंकि अगर वर्ली विधानसभा में घूमे और वर्ली में जाके देखे कि भाव ने क्या काम किया है क्या नहीं, यही विनती है मेरी, बाकी कुछ नहीं। क्या कहना चाहिए? दीपक जी को ये पूछना है, भाव के समर्थक भाव ने रोजगार कितने लोगों को दिया वर्ली? इसका जवाब आप दीपक जी। जी आप क्या कहना चाहिए? हमको ये कहना चाहिए, हमको सचिन बाबू से, यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, जो जिनसे सबसे हमको, या यहाँ के मिनिस्टर हो, इन सब से हमको ये कहना है कि ये जो आपके टीवी माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर वर्ली दूध डेयरी कामगार जी वसाहत करके यहाँ पर है। यहाँ वर्ली दूध डेयरी में इतने रोजगार थे, वहाँ एक साल पहले कुछ साल पहले 8 से 10 लाख लीटर पर डे दूध बटवाया जाया करता था। आज जो डेयरी 10 लाख लीटर दूध बटवाया करती थी, आज वहाँ पर 4000 या 5000 लीटर पर आ गई है। तो ऐसे होना चाहिए, जैसे भाऊ ने या और मिनिस्टरों ने तो अपना फोर्स लगा के, जैसे पुलिस वालों को, कर्मचारी को 5% आरक्षण दिए है नौकरी में, ये पूरा दूध डेयरी बन आयल है। तो ये दूध डेयरी चालू करना मांगता है। और जो रोजगार की बातें हो रही है, जो रोजगार के तरफ से यहाँ पर जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, वो सब दूध डेयरी कर्मचारी के लोग हैं, और वहाँ के उन्हीं के बच्चे लोग हैं, उन्हीं के लड़के सब, उनको यहाँ पर दूध डेयरी में नौकरी की व्यवस्था हो जाए। और ये दूध डेयरी यहाँ के सांसद, मैं तो आज ये कहता हूँ कि अभी आए चुन कर आए हुए चीफ मिनिस्टर, उनसे भी हम लोग विनती करते हैं कि यहाँ वर्ली की जो दूध डेयरी है वो दोबारा चालू कराने की कोशिश में है। और भाऊ के बारे में कहना है तो म्हाड़ा का पुनर्वसन चालू है, उनका हर जगह पे काम चालू है। अभी दूध डेयरी के ये जो बिल्डिंग्स है ये 1960 से पहले के, तो ये जो गिरने को आई थी, यहाँ पर कितनी बार भाऊ ने ये सब कुछ बोला है, तभी अभी यहाँ के लोगों ने जाकर उनसे विनती करके यहाँ पर उनकी तरफ से डेवलपमेंट चालू है। वो जैसे जैसे उनका कामकाज है, जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उनके पास 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए चालू है। जैसे उनके पास लोग जैसे जाते हैं, जहाँ पर उनके पास जब कोई कंप्लेंट गई है और भाऊ ने कोई ऑपरेट नहीं की, ऐसे मेरे को तो नहीं लगता है। काम हुआ है, काम हो गए, काम हुआ है। देखिए कुछ लोग मान रहे हैं कि काम हुआ है। वर्ली दूध डेयरी एक अहम मुद्दा इस इलाके में समस्या है, जहां रोजगार जो कि घटता जा रहा है, वो रोजगार बढ़े से स्थानीय निवासियों की ये मांग है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है सचिन बाबू अहिर का कार्यकाल किस प्रकार का रहा? जब इंसान उनके पास
पर्ची लेके नहीं जाता तो भाव थोड़ी ना खुद आके उनको पूछेगा कि तुम्हारा काम क्या है, तुमको प्रॉब्लम क्या है करके। जब तुम उनके पास अर्जी लेके जाएगा तो तुम्हारा काम होएगा ना। कचरा हो नहीं तो कुछ भी हो, तुम्हारा इतना हक होता है कि सामने वाले को कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करके जब आदमी काम नहीं करता वो तुम उनका प्रॉब्लम है और तुम्हारा भी कह रहे कि अगर लोग यहाँ पे शिकायत लेके जाते हैं तो उनकी शिकायत सुनी जाती है और उस पर काम होता है। लेकिन आदमी जब जाएगा पर्ची लेके तो काम होगा। अगर मुँह से 4 आदमी लोग के सामने बोलेगा ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत है, तो ऐसा नहीं होता। जब तुम लिखा पढ़ी करके लेके जाते हो ना तो काम होना जरूरी है, 100%। वो काम होना जरूरी है। कामले साहब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के निवासी मान रहे हैं कि सचिन भाऊ अहीर का कार्यकाल अच्छा रहा है, विकास हुआ है, काम हुआ है। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल आरोप का नहीं आ रहा है। विधायक के नाते जिनको जो मौका मिलता है, जनता देती है मौका, उस मौके पर जनता के जो लोग हैं, झोपड़पट्टी से लेके स्लम एरिया है वर्ली तालुका, स्लम एरिया, और स्लम एरिया में उनको जो चुन के दिया है वो इसलिए चुन के दिया है कि भाऊ लोगों के काम आवे, हर समस्या में काम आवे। लेकिन देखने जाएंगे तो हम 92 में जब आरपीआई के जगन कामले साहब को चुन के दिए थे, जिस वक्त हमने जिजा माता से झोपड़पट्टी से लेके वीपी नगर से जितने चलने के रास्ते देखे हैं, वो 92 में हम लोग डेवलप करने के चक्कर में लोगों को बोले तो हमको वोट मिले थे, और वही ताकत भाऊ को मिली। और उसके बाद जो डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए और मानसिक जो ये है परिवर्तन, वो भी लोगों में नहीं है। मतभेद का वातावरण भी निर्माण है। तो वर्ली तालुका में मैं चाहता हूँ कि जब पुरोगामी पक्ष का जो विधायक है तो यहाँ पर ओबीसी, दलित, मुस्लिम ऐसे लोगों का वोट का ये उनको पूरा सहयोग मिलता है। तो उनके सामने जाकर कि उनकी जो समस्या है, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक और राजकीय परिवर्तन लोगों का करना हो तो सरकार के माध्यम से भी बाकी रहा है। एक विधायक के नाते कहूँगा कि एक सामान्य व्यक्ति जो झोपड़पट्टी का दुख दर्द जानता है, डेवलपमेंट के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि जितने चीफ प्रमोटर है वो मनमर्जी कारोबार करते हैं और बिल्डर को ज़्यादा सहयोग करते हैं। जनता को क्या मिलेगा बिल्डर कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, उसको कितनी सुविधा प्राप्त होगी, वो किस हाल में है, तो उसकी तरफ से लड़ने वाला इस तालुका में नज़र नहीं आता। तो बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, जनता उसके सामने खोखली लगती है। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो जनता मजबूत लगने चाहिए, बिल्डर कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि हम उसको अपनी ज़मीन देते हैं, सारे में बहुत सारा मैदान देते हैं, सब ले जाने के बाद हम गुलाम लगते हैं और वो तंदुरुस्त लगते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला इलाका है। अम्बेडकर विचारधारा के लिए यहाँ के लोगों ने गोली खाई है, खून बहाया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे समस्या और हमारे परिवर्तन के लिए हमें किस बात की ज़रूरत है। वो आज उस थोड़े से अंधारे में है। जिस वक्त वो समझ जाएंगे तो खुद न खुद विधायक का हथियार अपने हाथ में ले गया और डेवलपमेंट करना चालू करेंगे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। मतलब कामले साहब, आप ये मानते हैं कि इस इलाके में जो अहम समस्या है वो रिडेवलपमेंट है, एसआरए स्कीम है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बिल्डर लॉबी है जो कि जनता को दबा रही है? पूरी तरह जो मेन उनके लोग हैं वो जनता के सामने आना चाहिए। और जनता जो है आज भी दर्द में है, गटर में कितने काम भी रुके हैं, वो क्यों रुके हैं, उसके अंदर हम लोग समझौता करना चाहिए। क्या मामला क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उनके चाहत से लोगों का विधायक की बातें जुड़ना चाहिए, उनके लोगों की बात जुड़ना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी बात अच्छी विचारधारा से ही जुड़ सकती है, मैं कहता हूँ। बिल्कुल, देखिए कामले साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक अच्छी बात अच्छी विचारधारा से जुड़ सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता वाली बात उन्होंने कही है जो हमें भी पसंद आई है। उन्होंने किसी नेता पर पूरी तरह से आरोप नहीं लगाया। साफ उन्होंने यही कहा कि जो वर्ली विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जो यहाँ पे मुख्य समस्या है वो रिडेवलपमेंट है, झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन है, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है या जो यहाँ के जो भी सांसद हो वो इस मामले को गंभीरता से ले और वो जनता की ताकत बने, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और जिस तरह बिल्डर लॉबी यहाँ पर हावी होती जा रही है और यहाँ की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ बंद हो। बिल्कुल, मैं और आप लोगों से जोड़ना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे कि जो झोपड़पट्टी का पुनर्वसन एक अहम मुद्दा यहाँ पर है, आपकी पार्टी आपके विधायक क्या इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं?
लगता है? वही तो मैं बोला था, अभी पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि जैसे भाव का विकास, भाव ने हर बिल्डर को एक न्योता दिया है कि 2000 के जीआर के अनुसार सब झोपड़ियाँ पास हो किए जाइए। तो अभी इधर के जो लोग हैं वो लोगों को सपना देखना चाहिए कि बिल्डिंग में कब जाए, लेकिन दो बिल्डर के अपोजिट में ये लोग क्या करते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये का एग्रीमेंट बना के दूसरे विकासक को देते। तो ऐसा कभी होता है क्या कि जो विकासक काम कर रहा है वो विकासक काम भले 10 साल लगे 15 साल लगे, उसकी कुछ वजह होगी, वो कुछ किया रहेगा कि उसके डेवलपमेंट को उसको टाइम लगा रहेगा। अगर डेवलपमेंट के बारे में ये लोग बोलते तो ये क्यों गए उधर बिल्डिंग में? लोगों को साथ देना चाहिए, नीचे जो बिल्डिंग से उतर के लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं, हम हमारा झोपड़ा वापस बांधते, आपको साथ देते। तो ये लोग बिल्डिंग में जाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीद है आपसे, वो डेवलपमेंट चाहती है यहाँ पर, और हमें भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप भी उनकी इन बात को सुन रहे होंगे और ज़रूर है जो कि उन्हें सहयोग करेंगे। यहाँ की जनता काफ़ी आशावादी हमें दिखाई दे रही है, इन्हें उम्मीद है और ज़रूर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हर कोई चाहता है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान साड़वी साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार का डेवलपमेंट आप चाहते हैं, किस तरह का वर्ली का ये इलाका आप देखना चाहते हैं? भाई साहब, अभी कई भाई लोग ने बताया कि हमारी जो समस्या है वो चिट्ठी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। 5 साल में 1 साल भी वो आके खुद पब्लिक को पूछना चाहिए कि 5 साल के बाद आ जाता है और हाथ जोड़ता है, साहब मुझे वोटिंग दो। तो ये हक होता है ना, 1 साल में आप अगर एक बार सब पूरा विधायक का जो मंडल रहता है वो आके वो सुविधा क्या है, क्या काम हो गया है और क्या हो गया नहीं, वो भी उनका काम होता है ना। 5 साल के बाद जब आते हैं तो पब्लिक को हाथ जोड़ा जाता है। और आप चुनाव लड़के आप जब मंत्री पद लेते हैं तब हमारी चिट्ठी की व्यवस्था क्यों हमारे घर पे आके हम लोग को क्यों नहीं पूछा जाता है? क्यों हम भी आपके हकदार है, आप वोट देते वोट लेते, तो वो समस्या उनको भी होना चाहिए। उनका पीए या उनका और भी कोई विधायक हो तो उन्हें 1 साल में 4 बार विजिट दे के पब्लिक का सुविधा है कि नहीं उसका रिजल्ट देना चाहिए। वो हमको आज इधर विधायक मांगता है और आम पब्लिक का सुनने वाला विधायक मांगता है। हमारी जो चिट्ठी जाए वो आप काम करे, वो हमें नहीं चाहिए। हमारे गरीब के लिए बाबा साहब लड़े हैं और बाबा साहब ने सुविधा दी है, हर कलम में लिखा हुआ है उनको सुविधा मिल जाएगी। जब तक हाथ जोड़ते हैं उनका काम निकल जाता है, कोई हमको पूछते नहीं, ये गरीब का सुविधा होता नहीं। इसके लिए पब्लिक चैनल पे बोलते हैं और किसी का घर पे पर्सनली कुछ हो जाता है, मैं भाऊ के लिए नाराज नहीं, लेकिन काम होना चाहिए उसके लिए हम लोग को आम पब्लिक को हमको बोलना पड़ता है और आप सरी का चैनल वहां तक पहुंचाता है। ये हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपना चैनल का भी आभारी हूँ। और हर गरीब के घर जो सुविधा होना चाहिए वो झगड़ते नहीं, झगड़ा होने तक क्यों सुविधा मिलती नहीं और मिलने चाहते तब खुश होता है। भाई साहब जो बता रहे कोई कार्यक्रम होता है 50% हो गया है, वो भी बात सही है, लेकिन नहीं होता है उसने बोलना भी चाहिए ना। कोई बोलता है वो चिट्ठी उधर पहुंचाओ, कोई बोलता है भाई को मिलने जाओ, उधर मिलने जाएगा तो 2 घंटा लगता है बैठने के लिए, लेकिन चुनाव आता है तब हमको फोन आता है भाई साहब आ जाओ। ये बात क्यों होती है? आम पब्लिक के लिए जब प्रॉब्लम होता है तो हर जगह फोन आता है, उनका फोन नंबर बरोबर मिलता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम होता है तब 10 बार फोन किया जाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। कोई हॉस्पिटल का समस्या है, कोई अभी देखो हॉस्पिटल का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई किसी को मेडिकल है क्या, मेडिसिन है क्या, वहां पर खाली इंदिरा योजना है, राजीव गांधी योजना है, लेकिन कार्ड पूछा जाता है, उनका इनकम पूछा जाता है। इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम है। साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज समस्या सुना है, आप वहां तक पहुंचाएंगे और हर विधायक ऐसा होना चाहिए कि गरीब के घर 1 साल में 1 बार तो भी विजिट देना चाहिए। जो वोट लेता है वो वोट का गली गली आप चुनाव के टाइम ढूंढते हैं, तो उसकी तरह आप साल में 1 बार तो भी उनको है घर पे या नहीं है वो भी पूछना चाहिए गरीब के। साल में 1 मरतबा विधायक का इलाके में आना बहुत जरूरी है। इस तरह के लोग हैं जो कि आवाजें उठ रही है कि जो विधायक है यहाँ के वो साल में 1 बार जरूर आए, क्योंकि वो जब वोट देते हैं तो वो अपना एक मत जो चुनते हैं तो डेफिनेटली वो अपने एक यही सोचते हैं कि ये हम जिसको मत दे रहे हैं तो वो हमारे इलाके में आएंगे, हमारी समस्या सुनेंगे, वो हमारे घरों पर आएंगे, अगर हम परेशान हैं, अगर हम तकलीफ में हैं तो वो हमारी परेशानी और तकलीफ को दूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी दीपक भाई ने बोला 2 बिल्डर आए हैं, 2 बिल्डर लाए हैं, लेकिन क्यों लाए? ये सचिन भाव ने पूछा पब्लिक से, हाँ इतना 300 से ऊपर सही किया, पब्लिक ने सही किया कि पब्लिक एडी है, हाँ पब्लिक को विकास चाहिए, घर चाहिए उनका, इसके लिए पब्लिक भड़क गई है, इसके लिए दूसरा बिल्डर लेके आए। इसके बारे में सचिन भाव ने ज़रा सोच के पब्लिक को ज़रा सहाय्य करना चाहिए, बिल्डर कौन सा चाहिए उन लोग को। यानी आपका ये आरोप है कि यहाँ के स्थानीय जनता को आत्मविश्वास में या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है? हाँ ये बात सही है। जो आगे जो कुछ लोग हैं वो बिल्डर के कुछ खास है, हाँ वही जो पब्लिक को अंधेरे में रखते हैं और जो उनका ही घर भरते हैं और पब्लिक को पूरा ये हाँ
बिल्कुल पब्लिक को बेसहारा कर देते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, हम उनसे एक बार फिर जानेंगे क्या कहना चाहेंगे पिछले 10 सालों में या 5 जब से सचिन बाबू आहिर कितनी मरतबा आपके इलाके में आपकी समस्याओं को सुना उन्होंने? तो एरिया की बात रहेगी तो मैं एरिया की वजह से बोल रही हूँ। यहाँ की कमेटी पहले तो चोर है और यहाँ से दलाल लोग का बहुत सुलसुलाहट है, कोई किसी का सुनता नहीं। रही बात सचिन बाबू की, जब हम लोग उनके पास जाएंगे तभी तो वो आएंगे। हाँ, कोई समस्या हो गई, एक बार बिहार के लिए मैं गई थी तो उन्होंने मेरा सुना, इसके लिए मैं उनको ना नहीं बोल सकती। मगर रही बात एरिया की तो यहाँ हमारी कमेटी क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो दीपक यूँ कह रहे थे, 2 बिल्डिंग में चले गए, उन्हें नीचे आना चाहिए। जो नीचे थे फिर उन्हें कहाँ जाना चाहिए, जरा उनसे ये पूछिए। जो ऊपर रह रहे हैं उनको वापस आके झोपड़पट्टी में बन जाना चाहिए क्या? ये जो 2 बिल्डिंग बनी उनमें हुआ क्या है अब तक? क्या हुआ है अब तक? मुझे आप बताइए क्या हुआ है, क्या विकास करा है, बताइए मुझे, तुम बताइए मुझे। मैं जो 2 बिल्डिंग है अब तक, आप मुझे मेरे साथ चलिए, टंकी में देखिए इतना कीचड़ और इतना दंदल है, पानी पी के लोग बाग हमेशा बीमार पड़ते हैं। दूसरी बात, आप लिफ्ट देखिए, कम से कम निरी सालों से बंद है, आज 20 बरस हो गया, कम 1 या 2 ही साल लिफ्ट चली होगी, नहीं हमेशा बंद रहती है वो लिफ्ट। इतना कचरा और इतनी गंदगी है। अभी तक ये 20 साल में 2 बिल्डिंग बनी है, तो पूरा विकास कितने बरस में होगा? इसमें जाने कितने लोग मर चुके अब तक, उनमें से हमारे बच्चों के बच्चे रहने आएंगे कि हम ही रह लेंगे सिर्फ खाली? है लिफ्ट चालू नहीं रहती, उसके कारण लोग बाग बीमार पड़ते हैं। कभी अचानक अगर इमरजेंसी लगती है तो हम लोगों को कुर्सी पर रख के ले जाना पड़ता है, उसमें गिरते भी हैं लोग बाग और मर भी गए हैं। आप बताइए कैसे करा जाएगा? ये जो बोल रहे हैं दीपक, उनकी समझ वो बता रहे हैं, जो उनकी बात पे मैंने ये बात बोला है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे जो मैडम ने बात जैसे कि अभी यहाँ लोग हम विकास के साथ में जो रहवासी के लिए काम कर रहे हैं, तो रहवासी खुद आके हमको कंप्लेंट देते हैं कि भाई लिफ्ट बंद है। जब लिफ्ट बंद होती है तो वो खुद कहते हैं कि यह आदमी ने ऐसा ऐसा लिफ्ट तोड़ा है, वो आदमी का नाम हम उधर डायरी में लिख के रखते हैं कि यह आदमी ने आके हमको ऐसा कंप्लेंट दिया था कि यह आदमी ने लिफ्ट तोड़ा है, और वो लिफ्ट तोड़ने की वजह से उसका कनेक्शन बंद हो गया, तो लिफ्ट बंद हो जाती है। रही दूसरी बात कि अभी जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि अगर आपने को एक साथ में विकास करना है और 300 साढ़े 300 आदमी लोग का तुम लोग का सिग्नेचर हो गया है, तो क्यों आप जो बिल्डिंग में गए, नीचे आओ, झोपड़े से लेके करो ना सब जन को। अभी आप आके कोर्ट में जाके दूसरा बिल्डर को लेके पूरा ये कर दोगे तो हमारा नुकसान ही होएगा ना, झोपड़े में रहने वाला। तो हम लोग उसी बिल्डर को साथ दे रहे थे ना, 20 साल से उन्हीं को साथ दे रहे थे। अब कितना साल और देंगे, कितना साल और देंगे, हमें ये बताइए कितना। हाँ, आपके विधायक सचिन बाबू आहिर आपको कुछ सहयोग या सहकारी हम हमारे को उनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ के जो दलाल, यहाँ के जो क्या बोलते हैं वो लोग, वहाँ उनसे मिलके जो छोटे छोटे लोग हैं वो लोगों की तो वहाँ तक पहुँची नहीं है ना, गरीब लोगों की तो वहाँ तक पहुँची नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े लोग जो नोट खाते हैं उनकी सिर्फ वहाँ तक पहुँचे, हमारी जब वहाँ तक पहुँच नहीं तो हमारी सुनेंगे कभी? सिर्फ एक बार साल में आ जाते हैं, शक्कर बांट के चले जाते हैं, या उन्हें इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं तब आ जाते हैं, उसके अलावा तो यहाँ कभी नहीं आते। हाँ बिल्कुल, और यहाँ के दलालों ने और उन्होंने गुमराह करा हुआ है उनको। दीपक जी क्या लगता है जनसंपर्क कहीं ना कहीं कमजोर रहा सचिन बाबू आहिर का, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अच्छे लोग उनके जो निचले लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जो छोटे लोग हैं उनको वहां तक पहुंचने का एक्सेस नहीं मिलता है? जैसे कि ये सब लोग जो है ना आरोप लगा रहे हैं, अभी आप आ गए हैं चैनल के माध्यम से, तो आप पूरे एरिया घूम के देख सकते हो। जैसे अभी यही लोगों ने बोला था कि अभी हम 300 साढ़े 300 लोगों का सिग्नेचर किए, कि आपको क्या लगता है कि जो विकासक पहले से काम कर रहा है वो विकासक काम नहीं कर पाएगा? दूसरी बात कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा सिग्नेचर किए, ये किए, वो किए। वो माध्यम से मेरे को एक कहना है कि मैं जरूर वही दोहराऊंगा कि ये लोग अगर सोचते हैं कि पूरी झोपड़पट्टी एक हो जाए और झोपड़पट्टी वासी के लिए कुछ तो करे, तो सबको नीचे उतारो जो बिल्डिंग में गए हैं और रखो। दो बिल्डिंग में सबको अभी इतने साल क्या सोए थे क्या? इतने साल सोए थे क्या? मेरे को इतना बोलना, इतने साल सोए थे क्या? नहीं ना, तो सोए नहीं थे, अभी जगह हुए तो उतरो नीचे। हम क्यों हमारा झोपड़ा छोड़े भाई? हम क्यों झोपड़ा छोड़े? लेकिन ज्यादा से ज्यादा 200 लोग होंगे बिल्डिंग में, बाकी 500-600 तो नीचे ही है। उन लोग कोई कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग नीचे उतर के क्या करें मुझे बताओ? या तो फिर वो बिल्डिंग भी गिरा दीजिए, नीचे आ जाएंगे ना हम लोग भी। हम लोग कब ऊपर जाना चाहते हैं? वो कमेटी की वजह से हम लोग गए ना, वो भी तो कमेटी की वजह से गए ना कि चलो आगे बिल्डिंग बनेगी, इसलिए हम लोग ऊपर गए। हमारी मर्जी से तो ऊपर नहीं गए ना, कि हमारी मर्जी से ऊपर गए थे। समस्या बहुत है। हाँ जी दीपक जी क्या? अभी जैसे उन्होंने कहा कि 200 आदमी बिल्डिंग में है, हाँ 200 आदमी बिल्डिंग में है, और इन्होंने कहा था कि 300 आदमी लोग का एग्रीमेंट हो गया है जैसे नए बिल्डर से, तो कितना आदमी हो गया आप लोग पूछो, तो झोपड़े में कितना रह सकते हैं?
झोपड़पट्टियों का पुनर्विसन एक अहम मुद्दा यहाँ पे हमें दिख रहा है वर्ली विधानसभा क्षेत्र में। भगवान साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि सचिन बोहिर गृह निर्माण मंत्री है, सरकार के में इतने बड़े पद पर थे, वाकई में जनता को बहुत उम्मीद थी उनसे कि हाउसिंग मिनिस्ट्री का उनको इसीलिए पोस्ट दिया गया था कि वर्ली जो ज्यादातर झोपड़पट्टी इलाका यहाँ पे है, ज्यादातर लोग झोपड़वासी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास और डेवलपमेंट हो। तो लगता है कि पिछले 15 सालों में कुछ विकास हुआ, झोपड़पट्टियाँ कम हुई और ऊंची इमारतें बनी है, लगता है आपको? भाई साहब ये बात हर के पब्लिक के मुंह से सुनने चाहेंगे तो हर आदमी 90% वही कहेगा कि नहीं होता है। क्यों? मिल का कामगार भी वही रो रहा है और मराठी आदमी करके उनको विरार में और कल्याण में फेंका हुआ है। और हर आदमी के घर ये चैनल जाएगा ना तो 90% जैसे आप मार्क लेते हैं 100% क्या काम किया है तो उसमें आपको क्लियर मालूम पड़ेगा विधायक ने क्या काम किया है। वो 50% होगा तो आदमी बोलते भी ना, जैसे भाई साहब आज बता रहा है ये काम किया वो काम किया, तो आदमी क्यों कहता है नहीं किया, उसकी वजह क्या है सामने दिखना है। क्यों? मिल वाले बेचारे रो रहे हैं, काम होना चाहिए, वो उन लोग ने खुद ने नौकरी गलाया, उनका घर गलाया, ऐसी सुविधा ये गरीब की व्यवस्था हो गया और झोपड़पट्टी लोग आज रो रहा है। और उनका झोपड़ा तोड़ के बिल्डर के हाथ में जगह दिया और जगह दे के उन लोग आज 4 साल 5 साल हो गया उन लोग विरार में जाके रहते, कोई झगड़ा करने के लिए आते नहीं। और उनकी जो एक बिल्डिंग बनी है उसमें लिफ्ट की सुविधा ऐसी है तो 1000 बिल्डिंग बना के करेंगे क्या? गरीब वही रोते रहेंगे, गरीब या गरीब ही रहता है और अमीर अमीर होते जा रहा है। और आज भी देखो एक विधायक BMW गाड़ी में घूमता है, अगर उसकी पूरी आमदनी साल की देखे तो उनकी सुविधा क्या है और वो करता क्या है वो सब दिखता है, लेकिन चैनल बोलता है क्या? बदलाव और परिवर्तन जरूर चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से आप जो विधायक लाता है उनको ये समस्या है, ये गरीब की समस्या पूछो और विधायक ने वोट देने के टाइम सोच के देना चाहिए। बाबा साहब ने गरीब को हक दिया, लेकिन गरीब ने पूरा अपने पैर पे कुराड़ी मार के लिया है। गरीब को जो हक देता है वो हक का जवाबदारी लिया नहीं, इसके वजह से आज हम लोग रो रहा है। गरीब को जो सुविधा दी वोट का, अगर वोट सुविधा जो अच्छा आदमी को देके चुनाव लाए थे, लेकिन आज सब पैसे के ऊपर चलता है, इसके लिए गरीब की सुविधा मिलती नहीं और अमीर खरीदी किया जाता है, गरीब को भी कभी कभी खरीदे किया जाता है। और हर पब्लिक यही चाहती है कि सुविधा वाला हमको विधायक दे और विधायक बिल्कुल हर पब्लिक यही चाहती है कि सुविधा वाला विधायक दे। मतलब वर्ली की जनता में आक्रोश और नाराजगी तो जरूर है, बिल्कुल वो यही चाहते हैं कि उन्हें अपने स्थानीय विधायक से काफी उम्मीदें थी जो कि वो पूरी नहीं हो पाई है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। जाहिर सी बात है वर्ली विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है जो हमें जनता ने बताई है वो यही है कि झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन हो और यहाँ पे रिडेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी है जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और यही है कि सचिन बोहिर जनता की उम्मीदों पर कसौटियों पर कह सकते हैं कि खरे उतर नहीं पाए, ऐसा यहाँ की जनता का मानना है। दोस्तों आज के लिए आपका एमएलए में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लेमन न्यूज़।